अस्सलामुअलैकुम। आई एम मोहम्मद अरहम हुसैन। वेलकम बैक टू आवर चैनल अल्फ़ा फ़िज़िक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे। इसी नई उम्मीद के साथ और अल्लाह ताला के नाम से आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर का जो हमारे पास टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो हमारे पास है पीएमसी के एनएमटी कैड में जो लेटेस्ट हमारे पास एमसीयूज़ मुझे डिफरेंट प्लेटफॉर्म या स्टूडेंट से कलेक्ट हुए हैं उनके हमने राइट ऑप्शन को डिस्कस करना है। तो बच्चे सबसे पहले हम अपने फर्स्ट एमसीयूज़ की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। अल्लाह ताला के नाम से फर्स्ट एमसीयूज़ में उसने आपसे पूछा क्या हुआ था और गिवन क्या दिया हुआ था। 4 स्टेप अप ट्रांसफार्मर। सबसे पहले की पॉइंट आ गया मेरे पास, ट्रांसफार्मर कैसे है स्टेप अप। कहता मैंने बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। ठीक हो गया बच्चों। सबसे पहले मेरे पास आपको पता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए कुछ की पॉइंट है, हम सबसे पहले उनको देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहला की पॉइंट है स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए कि जो उसमें होती है ना, आपको पता है 2 तरह के कॉइल होते हैं, सेकेंडरी कॉइल और प्राइमरी कॉइल। जो सेकेंडरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं वो ग्रेटर होती हैं देन दैट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। तो एन एस ग्रेटर होगा एन पी के। ठीक हो गया बच्चों। एज वी नाउ डैट जो टर्न रेशो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है वोल्टेज रेशो के। इसका मतलब कि हमारे पास जो सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज होगा वो ग्रेटर होगा देन दैट ऑफ प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज। लेकिन आपको पता है जो टर्न रेशो और वोल्टेज रेशो इनवर्सली प्रोपोर्शन है करंट के बच्चों। इसका मतलब जो प्राइमरी कॉइल का करंट है वो ज़्यादा होगा देन दैट ऑफ सेकेंडरी कॉइल का करंट। बच्चों इसका मतलब हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ये उसने पूछा था बच्चों, क्या इंक्रीजेस करता है वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज? आउटपुट वोल्टेज को इंक्रीज करता है बच्चों स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगर आउटपुट वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा है फिर पावर को रिमेन कांस्टेंट या सेम रखने के लिए करंट को डिक्रीज होना पड़ेगा आउटपुट। बच्चों ये मेरे पास मैंने स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाया जिसमें आप देख सकते हैं प्राइमरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स कम है जबकि सेकेंडरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स मेरे पास क्या हैं बच्चों, ज़्यादा हैं। इधर मैं इनपुट दे रहा हूँ अपना एसी अल्टरनेटिंग करंट और इधर मुझे उसको एम्पलीफाई करके या फिर उसको डी एम्पलीफिकेशन करके मुझे कुछ ना कुछ आउटपुट मिल रही है बच्चों। अभी आपको पता है कि हम ट्रांसफार्मर में सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ करते हैं बच्चों, ये हमारे पास एक अलग एमसीयूज़ है। ठीक हो गया बच्चों। इसके बाद बच्चों अगर मेरे पास इनपुट में इसको वोल्टेज कितना देता हूँ 100 वोल्ट, तो मुझे पता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, आउटपुट वोल्टेज को इंक्रीज़ करता है। तो ये देखें मेरे पास इनपुट वोल्टेज कितना है 100 वोल्ट, तो मेरे पास बच्चों आउटपुट वोल्टेज कितना आ रहा है 400 वोल्टेज। ठीक है बच्चों। मैंने आपको कहा था कि मेरे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर करंट को डिक्रीज़ करता है आउटपुट करंट को। पहले करंट ज़्यादा था बाद में करंट डिक्रीज़ कर दिया, पहले 10 एम्पियर था अब 2.5 एम्पियर हो गया बच्चों। ठीक हो गया। अब आपको पता है आइडियल ट्रांसफार्मर में बच्चों क्या होता है, जो पावर इनपुट होती है वो इक्वल होती है पावर आउटपुट। इसका मतलब P इज़ इक्वल टू आई वी। अगर मेरे पास पावर कांस्टेंट रह रही है बच्चों, क्या पावर मेरे पास क्या रह रही है, कांस्टेंट रह रही है, पावर ने चेंज नहीं होना। इसका मतलब मेरे पास अगर पावर कांस्टेंट है तो वोल्टेज और करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शन में है। ठीक हो गया। यानी जितना मेरे पास वोल्टेज इंक्रीज़ करेगा आउटपुट में उतना करंट डिक्रीज़ कर देगा। मैं करता हूँ कि मेरे पास वोल्टेज इंक्रीज़ किया बच्चों 2 टाइम्स। ठीक होगा। वोल्टेज मेरे पास कितने टाइम इंक्रीज़ किया 2 टाइम आउटपुट में, तो करंट कितने टाइम डिक्रीज़ हो जाएगा 2 टाइम डिक्रीज़ हो जाएगा करंट। तो फिर मेरे पास पावर क्या है जी, कांस्टेंट बच्चों। इसके बाद बच्चों आपसे नेक्स्ट टाइम वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में से भी हम चीज़ पूछ सकते हैं। आपको पता है अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होना चाहिए, ये उल्ट होता है, रिवर्स होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर का। सिंपल इज डैट जो प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स होंगी वो ज़्यादा होंगी सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स। इसी तरह वोल्टेज के साथ भी यही रिलेशन है कि मेरे पास प्राइमरी कॉइल का जो वोल्टेज होगा वो ज़्यादा होगा सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज। लेकिन बच्चों करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, करंट की रेशो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है वोल्टेज की रेशो के और टर्न्स की रेशो के बच्चों। इसका मतलब जो मेरे पास प्राइमरी कॉइल का करंट है वो कम होगा सेकेंडरी कॉइल के करंट से। इसका मतलब है जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है वो डिक्रीज़ करता है आउटपुट वोल्टेज, तो
लेकिन बच्चों इंक्रीज़ किसको कर देता है, आउटपुट करंट को। इसका मतलब जो आपके घर के इर्द गिर्द ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्योंकि हमें करंट ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक हो गया बच्चों। अब बच्चों मैंने इधर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की आपके सामने डायग्राम भी बनाई हुई है बच्चों कंसेप्ट के लिए। आप इधर देख सकते हैं मेरे पास प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा हैं, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ़ टर्न्स कम है। ठीक हो गया बच्चों। ये मेरे पास इनपुट, ये मेरे पास आउटपुट। अब मैंने आपको क्या कहा था, मेरे पास जो इनपुट वोल्टेज होगा वो 1000 वोल्ट है। अब ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, डिक्रीज़ करता है वोल्टेज। तो मेरे पास वोल्टेज डिक्रीज़ हो गया, कितना हो गया, 200 वोल्ट। अब बच्चों आगे मेरे पास करंट क्या होता है, मेरे पास इनपुट में 2 एम्पेयर रेटिंग करंट क्या होता है, इंक्रीज़ करता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में आउटपुट करंट मेरे पास क्या हो जाता है, 10 एम्पेयर। अब पावर निकालनी है आपने, इनपुट जब आप 1000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2000 ही आएगा मेरे पास। ठीक हो गया बच्चों। और पावर आउटपुट मेरे पास क्या आ जाएगी, जब आप 200 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी मेरे पास आंसर क्या आता है बच्चों, 2000 ही आता है। यानी पावर इनपुट इज मेरे पास की पॉइंट है कुछ ट्रांसफार्मर के लिए, आपने बच्चों याद रखने हैं। इन्हीं की पॉइंट में से वो एमसीक्यूज पूछ लेता है। सबसे पहला फेमस एमसीक्यूज हमारे पास क्या है, ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है बच्चों, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन की आपने डेफिनेशन भी बच्चों रिवाइज कर लेनी है। ठीक हो गया बच्चों। म्यूचुअल इंडक्शन में बच्चों क्या होता है, इसके ऊपर डायग्राम भी बनी हुई है। ये ऐसा फिनोमेना है जिसमें अगर हम क्या करते हैं बच्चों, एक कॉइल में यानी प्राइमरी कॉइल में मैं क्या करता हूँ, करंट को चेंज करता हूँ, तो मेरे पास सेकेंडरी कॉइल में क्या हो जाता है, करंट इंड्यूस हो जाता है बच्चों। ठीक हो गया। अब इसके बाद आपने बच्चों एक की पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ट्रांसफार्मर है वो किसके लिए वर्क करता है, सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट के लिए बच्चों वर्क करता है। यानी ट्रांसफार्मर डज नॉट वर्क फॉर बैटरी। बैटरी क्या हमें देती है, डायरेक्ट करंट। ड्राई सेल भी हमें डायरेक्ट करंट देता है। इनफैक्ट ट्रांसफार्मर डज नॉट वर्क फॉर डायरेक्ट करंट। अब बच्चों एंटी टेस्ट में हमारे पास जो इंजीनियरिंग के एंटी टेस्ट है या फिर एमटी कैट है, उसमें इतनी लंबी आपको स्टेटमेंट दी होगी, कंसीडर अ ट्रांसफार्मर ऑफ टर्न्स रेशो 2:4 एंड वोल्टेज रेशो 4:8 है उसमें, लेकिन जो करंट की रेशो है इतनी है। लेकिन ट्रांसफार्मर को उसने किसके साथ कनेक्ट किया होगा बच्चों, डीसी के साथ। अब आपको पता है ट्रांसफार्मर डीसी के लिए वर्क ही नहीं करती, उसमें से आपने कह देना जो करंट की रेशो हम 0 होगी। ट्रांसफार्मर वर्क करता है सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट के लिए। ऐसा करंट जो अपना मैग्नीट्यूड भी चेंज करता है बच्चों, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या चीज़ है, वो अपनी डायरेक्शन भी रिवर्स करता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल। इसके बाद बच्चों हम अपने एसएमसीयूज की तरफ मूव ऑन करते हैं। एसएमसीयूज हमारे पास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 11 हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में से आया है बच्चों। और एनएमटी कैट के एग्जामिनर का टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट क्या था बच्चों, हमारे पास बेसिक कंसेप्ट में से उसने पूछा। ये हमारे पास ट्रिकी और कंसेप्चुअल एमसीक्यूज है बच्चों। अल्लाह ताला का नाम लेके फुल कॉन्फिडेंट के साथ इस एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को हम अंडरस्टैंड करते हैं। इन एडियाबैटिक प्रोसेस बच्चों, की पॉइंट आ गया मेरे पास, कौन सा प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस। अब हमें इसने गिवन दिया था, फाइंड आउट हमने क्या करना है, इंटरनल एनर्जी, जिसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डेल्टा यू से। हमने सिस्टम की इसको इंटरनल एनर्जी बतानी है, क्या वो इंक्रीज़ करेगी, क्या वो वेरिएबल होगी, क्या वो कांस्टेंट होगी। तो मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता जाऊँ, वो वेरिएबल होगी। एडियाबैटिक प्रोसेस में जो इंटरनल एनर्जी होती है सिस्टम की, वो वेरिएबल होती है बच्चों। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए आपने की पॉइंट याद रखना है कि मेरे पास एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिस्टम में बच्चों ना हीट एंटर कर सकती है, मैंने कहा ना एंटर कर सकती है, ना सिस्टम से बच्चों लीव आउट कर सकती है बच्चों। ना सिस्टम में कोई हीट ऐड हो रही है, ना सिस्टम से कोई हीट लीव आउट कर रही है। इसका मतलब मेरे पास जो हीट है वो तो कांस्टेंट रह रही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही, वो बच्चों अनचेंज रहेगी। यानी हीट क्या रहेगी, कांस्टेंट। जब बच्चों हीट कांस्टेंट है तो मुझे बताओ चेंज इन हीट क्या होती है, फाइनल हीट माइनस इनिशियल हीट। फाइनल हीट क्या होगी बच्चों मेरे पास, जो सिस्टम से लीव करेगी, और इनिशियल हीट क्या होगी बच्चों मेरे पास, जो सिस्टम में एंटर कर रही है। दोनों मेरे पास सेम है, तो मेरे पास चेंज इन हीट क्या आ जाएगी बच्चों, 0 जाउल्स। बच्चों मेरे पास जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है ना बच्चों, वो हमें क्या कहता है, वो हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या कहता है, लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी पे बच्चों वो बेस करता है। और कहता है कि हमें जितनी भी हीट अगर आप किसी बॉडी को हीट अप करते हैं ना, तो वो बॉडी उससे 2 ही काम कर सकती है बच्चों। यहाँ को उस हीट से कोई वर्क डन कर लेगी तो, और आपको पता है हीट एंड थर्मोडायनामिक में वर्क डन किसके इक्वल होता है बच्चों, P × डेल्टा V।
ये मैंने लिख दिया, वर्क डन इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी। और दूसरा उससे क्या काम कर सकती है बॉडी उस हीट से, इंटरनल एनर्जी, अपनी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ कर लेगी। अब बच्चों मेरे पास डेल्टा क्या हो गया, मेरे पास ज़ीरो, तो ज़ीरो इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। तो मेरे पास डेल्टा यू हमने फाइंड आउट करना था सिस्टम का, वो किससे इक्वल आ रहा है, नेगेटिव चेंज ऑफ वर्क। यानी जो मेरे पास एडियाबैटिक प्रोसेस में जो इंटरनल एनर्जी होती है वो वेरिएबल होती है, और वो किसके इक्वल होती है, नेगेटिव चेंज ऑफ वर्क डन। अब बच्चों इसके बाद हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास अगेन चैप्टर नंबर 11 फर्स्ट ईयर हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में से आया बच्चों। ये हमारे पास है ट्रिकी एमसीक्यूज है, और जो हमारे पास एनएमटी कैट के एग्जामिनर का जो इस एमसीक्यूज को मैं रैंक दूंगा ना, वो मेरे पास एक टफ एमसीक्यूज है बच्चों। ये एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को अल्लाह ताला के नाम से फुल कॉन्फिडेंट के साथ अंडरस्टैंड करते हैं। कहता है एन आइडियल गैस, मेरे पास एक आइडियल गैस है बच्चों, ठीक हो गया, आइडियल गैस है मेरे पास, की पॉइंट था ये। इस कंप्रेस कहता है जब मैंने आइडियल गैस को कंप्रेस किया बच्चों, तो मुझे पता है कि उसका वॉल्यूम क्या करेगा, मेरे पास डिक्रीज़ करेगा। और वॉल्यूम कैसे, किस रेशो के साथ डिक्रीज़ किया बच्चों, उसने मुझे बता दिया हाफ टू इट्स ओरिजिनल या इनिशियल वॉल्यूम। जितना पहले उसका बच्चों वॉल्यूम था ना, लेट्स सपोज मेरे पास उसका ओरिजिनल वॉल्यूम या इनिशियल वॉल्यूम इतना था, उससे हाफ ऑफ बच्चों डिक्रीज़ किया, वो इतना हो गया बच्चों, ठीक हो गया। अब ये इसने मुझे गिवन डाटा दिया था बच्चों, मैंने फाइंड आउट क्या करना है, इन विच प्रोसेस मैक्सिमम वर्क इज़ डन। कहता है आपने मुझे ऐसा प्रोसेस बताना है जिसमें वर्क डन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। हमें पता है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में जो वर्क डन होता है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों, सिंपल हम एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। किसका एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों, प्रेशर इंटू वॉल्यूम कर्व का या ग्राफ का, ठीक हो गया बच्चों। अब मेरे पास बच्चों ये एक ग्राफ बनाया हुआ है मैंने, इसमें मेरे पास वाई एक्सिस में मेरे पास प्रेशर है, वाई एक्सिस में हम डिपेंडेंट क्वांटिटी बच्चों प्लॉट करते हैं, जबकि आपको पता है एक्स एक्सिस में हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी प्लॉट करते हैं, जो मैंने वॉल्यूम इधर प्लॉट किया हुआ है। अब आप देखेंगे आइसोबारिक प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें मेरे पास प्रेशर ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट रहता है, वो आप देख रहे हैं उसका एरिया बच्चों कम है, सिर्फ इतना एरिया, ये रेक्टेंगल जितना बस, यानी इसमें वर्क डन क्या होगा, सबसे मिनिमम इस केस के लिए सिर्फ, ठीक हो गया बच्चों। जब हमारे पास वॉल्यूम क्या हो गया, अपने इनिशियल वॉल्यूम का हाफ हो गया बच्चों। अब आप आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है उसका भी वॉल्यूम बच्चों कम है, लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस में आप देख रहे हैं मेरे पास क्या हो रहा है, एरिया ऑफ पीवी कर्व मेरे पास मैक्सिमम आ रहा है बच्चों, मैक्सिमम आ रहा है, ठीक हो गया। इसका मतलब वर्क डन भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्यों सर एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन क्यों मैक्सिमम होगा, क्योंकि मुझे पता है रेट ऑफ प्रेशर इंक्रीज फास्टर होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में। जितना मेरे पास बच्चों प्रेशर इंक्रीज करता है ना, उतना वर्क डन ज़्यादा होता है। इसलिए मैंने लिखा है कि मेरे पास एडियाबैटिक प्रोसेस में प्रेशर इंक्रीज जो रेट होता है वो फास्टर होता है। एज ऑल द एनर्जी ऑफ वर्क डन इंक्रीजेज द इंटरनल एनर्जी। आप देख सकते हैं कि मेरे पास एडियाबैटिक प्रोसेस में जो मेरे पास सारा वर्क डन होता है उससे मैं क्या इंक्रीज कर लेता हूँ, अपनी इंटरनल एनर्जी। मैंने लिखा है एज अबव फिगर इंडिकेट्स दैट एरिया इज मैक्सिमम फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए मेरे पास एरिया मैक्सिमम है, इसलिए मैक्सिमम वर्क इज डन बाय एडियाबैटिक प्रोसेस। इसके बाद बच्चों मेरे पास एक यूनिट बेस्ड एमसीक्यूज भी आया था, उसने पूछा था इसमें से कौन सा रेडियो एक्टिविटी का यूनिट है।